हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आतिफा और ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। आज चर्चा का मुद्दा है कि सरकार ने डीएनए प्रौद्योगिकी विधेयक वापस क्यों लिया। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख डीएनए टेक्नोलॉजी बिल फीचर्स, डिबेट एंड व्हाई इट वाज विथड्रॉन के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं और साथ ही ये सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने डीएनए प्रौद्योगिकी विधेयक 2019 को वापस ले लिया है। सरकार के इस कदम से पक्ष विपक्ष में सवाल उठना लाजमी था और हुआ भी यही। दरअसल सरकार इस विधेयक को अपनी एक बड़ी उपलब्धि मान रही थी। वो इसे अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की दिशा में मास्टर स्ट्रोक के रूप में पेश कर रही थी। हालांकि इस विधेयक से जुड़ी दिलचस्प बात यह रही कि शुरुआती समय से ही ये विवादित रहा और तमाम उतार चढ़ाव का सामना करने के बाद इसने अंततः दम तोड़ दिया। सरकार द्वारा विधेयक पर अपने कदम पीछे खींचने की पीछे वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन जानकार मान रहे हैं कि इससे आपराधिक न्याय प्रणाली में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक के उपयोग के लिए नियामक ढांचा बनाने की दिशा में करीब 20 साल के प्रयासों पर लगाम लगा दी है। तो ऐसे में आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से इस विधेयक के प्रावधानों की समग्रता से पड़ताल करने की कोशिश करेंगे और साथ ही इस विधेयक से जुड़ी हुई संसदीय समिति की आशंकाओं को भी समझेंगे। इसके अलावा डीएनए तकनीक से संबंधित मौजूदा परिस्थिति को भी जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस विधेयक के बारे में जान लेते हैं। असल में डीएनए प्रौद्योगिकी उपयोग और अनुप्रयोग विनियमन विधेयक को जुलाई 2019 में तत्कालीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था। इस विधेयक का मकसद भारत में डीएनए प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना और उसके उपयोग को विनियमित करना था। हालांकि यही विधेयक पहले अगस्त 2018 में लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन कुछ आपत्तियों के चलते ये निरस्त हो गया था। अगर विधेयक में मौजूद प्रावधानों की बात करें तो इसमें नियामक संस्था के रूप में एक डीएनए प्रोफाइलिंग बोर्ड स्थापित करने की बात की गई थी। इस बोर्ड का कार्य एकत्रित डीएनए सैंपल का परीक्षण करने के लिए प्रयोगशालाओं को मान्यता प्रदान करना था। साथ ही इसे ये भी सुनिश्चित करना था कि डेटा बैंकों, प्रयोगशालाओं और अन्य व्यक्तियों के पास डीएनए प्रोफाइल से संबंधित सभी जानकारियां गोपनीय रखी जाएं। विधेयक में दोषियों और अभियुक्तों से एकत्र की गई डीएनए जानकारी के भंडारण के लिए डीएनए डेटा बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इस डेटाबेस का उपयोग आपराधिक स्थलों से मिलने वाले नमूनों से मिलान करके अपराधियों की सटीकता से पहचान की जा सकती थी। हालांकि गिरफ्तार व्यक्तियों से नमूना एकत्र करने के संबंध में नियंत्रण और संतुलन की नीति अपनाई गई थी। इसके तहत अगर किसी अपराध में 7 साल तक की सजा का प्रावधान है तो जांच अधिकारियों को अभियुक्त से लिखित सहमति प्राप्त करना अनिवार्य बनाया गया था। लेकिन अगर किसी अपराध में 7 साल से ज्यादा कारावास या मौत की सजा का प्रावधान है तो उन्हें इस सहमति से छूट दी गई थी। इसके अलावा नमूना देने वाला व्यक्ति अगर पीड़ित, लापता व्यक्ति का रिश्तेदार, नाबालिग या व्यक्ति हो तो ऐसी परिस्थिति में अधिकारियों को उसके माता पिता या अभिभावक की लिखित सहमति प्राप्त करना अनिवार्य बनाया गया था। हालांकि विधेयक में ऐसे मामलों के लिए अपवाद को भी शामिल किया गया था और अपवाद के तहत अगर सहमति नहीं दी जाती है तो अधिकारी मजिस्ट्रेट से संपर्क कर सकते थे, जो ऐसे व्यक्तियों से डीएनए सैंपल लेने का आदेश दे सकता है। विधेयक में मौजूद प्रावधान पहली नजर में अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने में काफी कारगर लग रहे हैं। इसके जरिए गुमशुदा व्यक्तियों और लावारिस लाश की पहचान सटीकता से की जा सकती थी। लेकिन बावजूद इसके संसद की स्थायी समिति को इस विधेयक में कई खामियां नजर आई। तो चलिए अब संसदीय समिति के द्वारा विधेयक के प्रावधानों पर उठाई गई आपत्तियों को जान लेते हैं। दरअसल संसदीय समिति की आपत्तियां डीएनए की गोपनीयता, उपयोगिता और इसके दुरुपयोग से जुड़ी हुई थी। समिति का मानना था कि ये विधेयक सरकार की दखल आम आदमी के डीएनए तक संभव बना सकता है। इसमें समिति की पहली आशंका आपराधिक स्थल से प्राप्त डीएनए प्रोफाइल के लिए
राष्ट्रीय डीएनए डेटा बैंक से संबंधित थी। इस बैंक से जुड़े जोखिम के मामले में समिति का मानना था कि किसी अपराध स्थल पर अपराध के पहले और अपराध के बाद मौजूद रहने वाले लोगों के डीएनए इस बैंक में जमा हो सकते हैं और ये भी संभव है कि प्राप्त होने वाले डीएनए से जुड़े लोगों का उस अपराध से कोई भी संबंध न हो। वहीं समिति की दूसरी आशंका डीएनए प्रोफाइलिंग से जुड़े मुद्दे को लेकर थी। समिति के मुताबिक एकत्रित डीएनए प्रोफाइलिंग का दुरुपयोग धर्म, जाति और राजनीतिक विचारों जैसे कारकों के आधार पर किया जा सकता है। इसे समाज के विभिन्न वर्गों को लक्षित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। गौरतलब है कि डीएनए प्रोफाइलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत एक विशिष्ट डीएनए पैटर्न को एक व्यक्ति के शारीरिक ऊतक से प्राप्त किया जाता है। यहाँ डीएनए पैटर्न को एक प्रोफाइल कहा जाता है। जबकि समिति की तीसरी आशंका गैर आपराधिक पृष्ठभूमियों के व्यक्तियों के डीएनए प्रोफाइल के संग्रहण को लेकर थी। दरअसल इसमें किसी अपराध की जांच के लिए संदिग्धों, अपराधियों, पीड़ितों और उनके रिश्तेदारों के डीएनए प्रोफाइल को संग्रहित करने का प्रस्ताव किया गया था। साथ ही दीवानी मामलों के लिए भी डीएनए प्रोफाइल को डेटा बैंक में संग्रहित करने का प्रावधान था। समिति ने ऐसे डीएनए प्रोफाइल के भंडारण की आवश्यकता पर सवाल उठाया। साथ ही समिति ने रेखांकित किया कि इस प्रकार के भंडारण से निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। इसके अलावा समिति ने चौथी आशंका सहमति संबंधी प्रावधान को लेकर भी जाहिर की थी। ऐसा इसलिए क्योंकि विधेयक के कई प्रावधानों में सहमति की बात की गई है, लेकिन लगभग सभी मामलों में आपवादिक प्रावधानों को रखा गया है, जिसके तहत मजिस्ट्रेट आसानी से सहमति के अधिकार की अवहेलना कर सकता है। दरअसल विधेयक में ऐसी स्थिति या कारणों को स्पष्ट नहीं किया गया था जब मजिस्ट्रेट सहमति की अवहेलना कर सकता है। इस सब के अलावा समिति का ये भी मानना था कि भारत में डेटा संरक्षण के लिए आवश्यक अवसंरचना का अभाव है। इसलिए समिति ने राष्ट्रीय डीएनए डेटा बैंक में बड़ी संख्या में डीएनए प्रोफाइल रखे जाने पर सुरक्षा संबंधी सवाल उठाए। तो इस तरह देखा जाए तो समिति की आशंका विधेयक में शामिल लगभग सभी प्रावधानों की स्पष्टता से संबंधित थी। इसलिए समिति ने सरकार से विधेयक में शामिल सभी आशंकाओं को दूर करने की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने समिति की सिफारिशों को मानने की बजाय विधेयक को वापस लेना ज्यादा उचित समझा। तो इन तमाम बातों को देखते हुए अब यहाँ ये जान लेना भी जरूरी है कि डीएनए तकनीक की भारत में मौजूदा स्थिति क्या है। तो भारत में आपराधिक मामलों में इसके उपयोग के प्रावधान पहले से ही मौजूद हैं। इनमें जांच अधिकारी अपराधों के मामलों में संदिग्धों की डीएनए प्रोफाइल बनाने के लिए जैविक नमूने ले सकते हैं। गौरतलब है कि भारत की कई प्रयोगशालाओं में डीएनए प्रोफाइल से जुड़ी जांच करने की सुविधा उपलब्ध है। साल 2016 में अपराधियों की डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए डीएनए डेटाबेस प्रणाली शुरू करने वाला आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य बना था। हालांकि वर्तमान में मौजूद प्रयोगशालाएं देश की डीएनए प्रोफाइलिंग आवश्यकता को केवल 2 से 3% ही पूरा कर सकती हैं और इन प्रयोगशालाओं से प्राप्त प्रमाण अदालतों में स्वीकार भी किए जाते हैं। हालांकि साक्ष्य मानने के संबंध में अपवाद भी है। मसलन 2011 के राजीव सिंह बनाम बिहार राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुचित तरीके से हासिल किए गए डीएनए को साक्ष्य मानने से इनकार कर दिया था। इस सब के अलावा साल 2020 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट नाम से एक महत्वाकांक्षी जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। इसका मकसद पूरे देश से जीनोम के नमूने इकट्ठा करना और उनका अनुक्रमण करना है। इस तरह इसके तहत जीनोम मैपिंग की जा रही है। हालांकि जीनोम मैपिंग डीएनए प्रोफाइलिंग से अलग है, क्योंकि डीएनए प्रोफाइलिंग किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिए डीएनए के छोटे हिस्सों का उपयोग करती है, जबकि जीनोम मैपिंग में पूरे जीनोम का अनुक्रमण शामिल होता है। इसके अलावा जीनोम मैपिंग वैज्ञानिक और चिकित्सा उपयोगों के लिए की जाती है, जबकि डीएनए प्रोफाइलिंग आमतौर पर फोरेंसिक और आपराधिक जांच के लिए की जाती है। लेकिन दोनों ही तकनीकों का मकसद व्यक्ति के बारे में अधिकतम जानकारी हासिल करना है। अब अगर वैश्विक स्तर पर बात करें तो डीएनए प्रोफाइलिंग से जुड़े आपराधिक मामलों की जांच के लिए करीब 60 देशों में डीएनए प्रोफाइलिंग से जुड़े कानून मौजूद हैं। इनमें अर्जेंटीना, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, चीन आदि जैसे देश शामिल हैं। इनके अलावा नीदरलैंड्स, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस आदि कुछ देशों में गंभीर मामलों में इसके इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। तो चलिए अब इस मामले में आगे की राह पर बात कर लेते हैं। डीएनए प्रौद्योगिकी का भविष्य संभावनाओं से परिपूर्ण नजर आता है और इस तकनीक की मदद से न केवल आपराधिक मामलों पर अंकुश लगाया जा सकता है, बल्कि सिविल मामलों का भी निस्तारण किया जा सकता है। इससे मिलने वाले लाभों को देखते हुए इसे दरकिनार नहीं किया जा सकता है और यही वजह है कि वैश्विक समुदाय इस क्षेत्र में
नवीन अनुसंधान और विकास कर रहा है और ऐसे में भारत को भी इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। लेकिन ये कार्य संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किए बिना किया जाना चाहिए। निस्संदेह विधेयक के संबंध में समिति के सुझाव महत्वपूर्ण थे, इसलिए सरकार को समिति के सुझावों पर गौर करना चाहिए। इसके लिए देश में एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर जोर होना चाहिए ताकि उच्चतम न्यायालय के अलग अलग फैसलों और संविधान की भावना के अनुरूप डीएनए प्रोफाइलिंग सुनिश्चित की जा सके। आज भले ही सरकार ने इस विधेयक को वापस ले लिया हो, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरह की भविष्योन्मुखी तकनीक को आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो चलिए चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वापस लिए गए डीएनए प्रौद्योगिकी विधेयक पर संसदीय समिति की आशंकाओं को बताते हुए समझाइए कि ये किस प्रकार अपराध एवं अन्य संदर्भ में त्वरित जांच में सहायक हो सकता था। तो आज के एपिसोड में इतना ही। हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में किसी और खास विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।